नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और ज्योग्राफी में आज हम लोग जो है स्थानीय हवाओं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके जब अभी तक जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर बने हुए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर करते हुए। तो जो आपकी फॉन जो हवा है वो कहाँ पे चलती है? ये आपकी आल्प्स पर्वत पर चलती है। सिमूम आपकी कुर्दिस्तान में चलती है। सेंटा एना जो है आपकी वो कैलिफोर्निया में चलती है। जोंडा चलती है आपकी अर्जेंटीना में। तो अगला देखते हैं कि फॉन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है? तो ये स्विट्ज़रलैंड की है। और कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स जो पर्वत है वहाँ पर ये चलती है। बोरा जो है वो आपकी चलती है इटली में। इटली का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर। मिस्ट्रल आपकी राइन घाटी में चलती है। और खमसिन आपकी चलती है मिस्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चिनूक चलती है आपकी USA में। सिराको चलती है सिसिली में। ब्लिज़ार्ड आपकी साइबेरिया में। और नॉर्वेस्टर जो है ये भारत में चलती है आपके। वह देश है जहाँ रुधिर वर्षा, इसको रुधिर को हम लोग क्या ब्लड जो रेन कहते हैं, खूनी वर्षा, कहाँ पर होती है? ये आपकी होती है इटली में। हबूब कहाँ पर चलती है? आपकी सूडान में। यामो आपकी चलती है जापान में। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर जो है चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या हो जाता है? इससे जो होता है जाड़े का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। तो चिनूक हवा कैसी है? गर्म है, जो है तापमान बढ़ा देती है। अब हम लोग वन वाला टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो वह कौन सा है? तो वो आपका पड़ता है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। देखिए यहाँ पर फैलाव, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैलाव की दृश्य आप देखेंगे, देखिए वैसे तो सबसे घने आपको मिलेंगे अमेज़न में। कहाँ पे? ब्राज़ील में जो अमेज़न वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन बोले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी और वहाँ का क्षेत्रफल काफ़ी मिलेगा। लेकिन जब आप फैलाव की बात करेंगे तो फैलाव में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं। वो आपके नॉर्थ पोल के करीब, नॉर्थ पोल के क्या करीब आप पर्वतीय इलाकों में मिलेंगे। आप जाएंगे तो ऊपर उत्तरी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, रशिया में आपको मिल जाएंगे ऊपर। और जो हमारे भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो फैलाव की आप क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शंकुधारी वृक्ष जो हैं क्षेत्रफल के हिसाब से आपको ज़्यादा जो है एरिया कवर करते हुए नजर आएंगे। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग पर वन जो है बनाए रखने का उसके संविधान में ही प्रावधान है, तो वो कौन सा थे? भूटान जो है उसके संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया है कि 70% जो उसका क्षेत्रफल है उस पर वन जो है हमेशा होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस में से सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो किसमें? ब्राज़ील में। कौन सा? अमेज़न वर्षा वन जिनको हम लोग बोलते हैं। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के नज़दीक पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन जो हैं अधिकतर मिलते हैं। तो विषुवत जो हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, उसके जो है आसपास आपको सबसे घने वन मिलेंगे। टैगा वन की क्या विशेषता होती है? जो टैगा वन होते हैं ये जो है आपके समशीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं। देखिए वो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे, जो ऊपर फैलाव वाला जो हम लोगों ने शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष जो हैं इनको क्या बोला है? इनको टैगा वन भी बोला जाता है। तो टैगा वन की विशेषता का ये समशीतोष्ण यानी कि ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन से हैं? तो आपके अमेज़न बेसिन जो है ब्राज़ील, अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, तो ये सबसे बड़े और घने पाए जाते हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया एवं जापान में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का अगर परसेंट वाइज देखा जाए उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपको जापान में सर्वाधिक दिखेगा वन। कोणधारी वन पाए जाते हैं कहाँ पर? 56 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य आपको कोणधारी वन पाए जाते हैं वहाँ पर। और शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अफ्रीका का आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका में से किसमें सघन उष्णार्ध वन पाए जाते हैं? तो आपके आइवरी कोस्टा में पाए जाते हैं सघन उष्णार्ध वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दे रखा है कि शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वृक्ष किया जाए, यानी कि उनका निम्नीकरण या फिर उन वनों को काट दिया जाए, तो क्या होता है? तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। तो शीतोष्ण वनों के विपरीत, यानी कि अगर आप उष्ण कटिबंधीय वनों को
काटते हैं तो वहाँ पर जो उनकी ज़मीन निकलती है, तो उसमें जब एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ पर खाद की और केमिकल्स की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती। कई वर्षों तक उन जो है बिना खाद के भी वहाँ पर खेती की जा सकती है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों की जा सकती है? क्योंकि जो शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत होती है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। किससे? शीतोष्ण वनों से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेती तो की जा सकती है, यहाँ पे आपका ए गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए खेती तो की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमस जो वर्षा होती है ना, तो वर्षा क्या ह्यूमस जो है अपने साथ में बहा ले जाती है। तो भारी वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, तो उससे क्या होता है कि जब वन हट जाएंगे तो उसके बाद में इतनी ज़्यादा बारिश होगी जिससे कि जो आपके ह्यूमस हैं और जो भी आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो वहाँ की जो लेयर है मिट्टी के ऊपर, तो वो हट जाएगी, जिससे कि वहाँ पर खेती करना दिक्कत भी हो सकती है और ज़्यादा उत्पादी भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जो हमारी वर्षा जो होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों में ज़्यादा होती है, तो जब पेड़ कट जाते हैं तो लेयर जो मिट्टी की सामने नज़र आएगी तो वो कहीं ना कहीं पानी के साथ में बह जाती है। तो इस चक्कर में यहाँ पे आपका ए जो है आपका गलत हो जाएगा इस वजह से। बाकी तो आपका हो ही सकता है, मैंने समझा ही दिया। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएँ तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए होता है, वही बात है कि वर्षा वन की जो मृदा होगी उसमें पोषकों का अभाव होता है, क्योंकि पानी के साथ में पोषक तत्व जो हैं बह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इमारती लकड़ी और उनके देश देख लेते हैं। तो देवदार कहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा? ये आपकी कनाडा में, डगल सफ़र मैक्सिको में, महोगनी आपकी मिलेगी होंडुरास में, सागौन जो है म्यांमार में। देखिए ये जो इमारती लकड़ी है मतलब कि मिलती तो अन्य देशों में भी है, लेकिन किस में जो है इनका व्यापार ज़्यादा होता है, कहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं? जैसे कि आपका देवदार हो गया, सागौन हो गया, महोगनी, ये जो है तीनों आपको भारत में भी मिल जाएंगी, लेकिन कहाँ पर जो है इनकी जो है ज़्यादा संख्या पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। मानसूनी वन में आपको मिलेंगे सागौन और साखू के पेड़। विषुवत रेखी जो वन होते हैं उसमें आपको महोगनी और रोजवुड के पेड़ दिख जाएंगे। भूमध्य सागरीय में आपको आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून और जितनी भी अम्लीय फसलें होती हैं, साइट्रस वाली आपकी नींबू हो गई, जितनी भी खट्टी जो आपके फल होते हैं वो आपको सारे के सारे मिलेंगे ज़्यादातर भूमध्य सागरीय वनों में। कोणधारी वन जो आपके चीड़ तथा फर जो हैं, ये पेड़ जो है ये आपको मिलेंगे कोणधारी वनों में। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो कौन सा है? वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ईंधन काष्ठ, ईंधन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है आपका भारत। डेलवर्जिया जाति से संबंधित पौधा कौन सा है? तो शीशम जो है डेलवर्जिया जाति से संबंधित पौधा है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्न पर्ण रूपांतरित होता है। तो जो मरुस्थल वाले जो पेड़ होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा हरे भरे आपको नहीं दिखेंगे, उनकी पत्तियां भी जो है वो एकदम कठोर मिलेंगी आपको, और उनकी जो आप तने की जो छाल होती है वो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, और पत्तियां क्या होती हैं? कांटों में तब्दील हो जाती हैं। कांटों में तब्दील इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पत्ता हो जाएगा तो उससे क्या होगा? बाष्पीकरण भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चक्कर में आपको जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे वहाँ पे जो आप पेड़ देखेंगे, तो बबूल वगैरह आप देखें तो उनकी पत्तियाँ बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, जिनसे कि बाष्पीकरण कम से कम हो। कांगो घाटी, गंगा घाटी, हांगहो घाटी, मरे डार्लिंग घाटी में से कहाँ पर विस्तृत उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है इनमें से अगर आप देखेंगे तो कांगो घाटी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अमेजोनिया, स्कैंडिनेविया, कनाडा, फिनलैंड में से कहाँ कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं? तो नहीं की बात कर रहा है, तो आपके अमेजोनिया में नहीं पाए। अभी मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था कि जो कोणधारी वन होंगे आप देखना उत्तर में मिलेंगे आपको, कनाडा हो गया, ये फिनलैंड, पूरा यूरोप हो गया, रशिया हो गया। आप बिल्कुल उत्तरी भाग में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोणधारी वन मिल जाएंगे। और अमेजोनिया कहाँ पर पड़ता है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ब्राज़ील वाला जो आपका क्षेत्र होता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं पाए जाते, क्योंकि ये आपको उत्तरी अक्षांशों में पाए जाते हैं। चलिए विश्व की जलवायु हम लोग देख लेते हैं। तो अलग अलग ऋतुओं में जो है दिन और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीत से परिक्रमण करना, या पृथ्वी का जो है नत अक्षर पर घूर्णन करना। तो सूर्य की परिक्रमा और खुद अपना जो है घूर्णन करना, इस वजह से दिन समय रात्रि में विस्तार की भिन्नता हो जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों का जो है वार्षिक ताप
परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि भूमि और जल के बीच जो तापीय अंतर होता है उसके कारण जो है एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो, अगर आप समुद्री क्षेत्र में जाएंगे, आप वाटर का देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अंतर टेम्परेचर में नहीं मिलेगा, और वही आप लैंड में आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा जो है, बीच का गैप आपको ज़्यादा मिल जाएगा। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है तो वो क्या है? तो जलवायु निर्धारण के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है वो होता है आपका अक्षांश को। तो अक्षांशीय स्थिति, और ऊंचाई भी हो जाती है, वर्षा भी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जैसा पूछा गया होगा तो उसमें आपका अक्षांश सही दिया होगा अन्य कथनों के तुलना में। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो क्या शुष्क प्रदेश जो है आपके अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट दी गई कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। और क्यों होती है, इसका रीज़न क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता, वहाँ पर हाँ उच्च तापमान भी वहाँ पर होता है, उच्च आर्द्रता भी होती है, के कारण भूमध्य रेखा के निकट जो है अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा के जो है आप 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के मध्य में आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर उच्च आर्द्रता, वाष्पीकरण बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिस कारण जो है वहाँ पर दोपहर में ही वर्षा होने लगती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। तो एशिया जो आपका महाद्वीप है इसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध आपको देखने को मिल जाएंगे। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे विशेषताएं दे रखी हैं कि कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं? ये आपकी मिलती हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या होती है। सवाना प्रदेश ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है अफ्रीका में। तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु जो है इसकी विशेषता है। अगला देखते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण जो होता है पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। तो क्यों नहीं है? क्यों? देखिए वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, वर्षा जल्दी जल्दी होती रहती है, तो पौधों के लिए तो वर्षा जो है लाभदायक ही होती है, लेकिन क्या मनुष्यों के लिए भी इतना ही? और वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर आप अफ्रीका में देखेंगे जाके तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी आप लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोग के इंडिया में भी इतनी गर्मी पड़ने लगती है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर, कभी कभी 45 से 50 के बीच में भी टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन विषुवत रेखा पर जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो वहाँ पर तो देखेंगे तो 12 महीने आपको इस तरीके का टेम्परेचर वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि मानव के लिए जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा इसको वहाँ है नहीं रहने का, लेकिन फिर भी लोग तो वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेशों में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि तापांतर जो है बहुत कम होना इस वजह से नहीं वहाँ पर है, क्योंकि तापांतर वहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है। तो मैटर क्या करती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। चरम जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चलवासी पशुचारक, वही है झूम खेती वाला, चलवासी जो है पशुचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन है। तो ये कहाँ के लिए? जलवायु कैसी है? चरम है, वर्षा कम होती है, लोग चलवासी पशुचारक हैं। लोग क्या हैं? पशुपालन वाले हैं, तो अपने जानवरों को चराते रहते हैं। तो ये विशेषता कहाँ पर पाई जाए? ये आपकी मध्य एशिया स्टेप जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी पाई जाती है। चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील, नाइजीरिया में से वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो आपकी नॉर्वे में क्या होता है? सर्दियों में वर्षा होगी। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है ये कहाँ की? आर्द्र शीत और शुष्क ग्रीष्म। तो जो ठंडा मौसम होगा वहाँ पर क्या? आर्द्र मिलेगी आपको, और जब गर्मी का मौसम होगा तो वहाँ पर शुष्क होता है। तो ये विशेषता है आपकी इटली की। क्षेत्र और वहाँ की जलवायु के बारे में, तो कैलिफोर्निया की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागर के पास में जैसी जलवायु होती है वैसी आपको मिलेगी कैलिफोर्निया में भी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु है उष्ण मरुभूमि, और बांग्लादेश में कैसी मिलती है? ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी मिलेगी आपको। वहाँ पर साइबेरिया, रूस में कैसी मिलेगी? शीतोष्ण। सूडान में आपकी मिलेगी सवाना टाइप की जलवायु। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जाड़ों में यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं। तो पछुआ पवनें जब चलती हैं तो उसी के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो इसलिए आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिए हुए। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। तो कब होती है? ये आपकी होती है शीत यानी कि जाड़े के ऋतुओं में। तो
अच्छा, वहाँ पर वर्षा होती है, तो इसी चक्कर में जो हमारा जो है सर्दियों में हम लोग देखते हैं, तो अभी आप मौसम देख लो, तो ये जो वर्षा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भूमध्य सागर से जो पश्चिमी पवनें चलती हैं, तो वहाँ पर पश्चिमी, अपने यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है उसका रीज़न क्या होता है, वही पश्चिमी विक्षोभ होता है, तो उसी का असर यहाँ पर भी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दाब, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु कौन सी? आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु और जो है आपकी मानसून जलवायु। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया है, चलिए इसको देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। अच्छा, इसका यहाँ पर रीज़न इन लोगों ने दे रखा है कि दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं होती हैं वो वर्ष भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं वो वर्ष भर उत्तर पश्चिमी यूरोप में बहती हैं, तो इसलिए नहीं, लेकिन वहाँ पर जो पवनें बहती हैं तो वो क्या करती हैं, गर्म पवनें वहाँ पर जो बहती हैं, तो उसके चक्कर में जो तट रेखा के पास में जो बंदरगाह होते हैं, तो उन जो बर्फ़ वहाँ पे जम जाती है, तो गर्म पवनें जाके उस बर्फ़ को पिघला देती हैं, जिससे कि वो वर्ष भर खुले रहते हैं उनके बंदरगाह। दाब पेटिकाओं के, ये तो हम लोग जो जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम देख लेते हैं। तो जायरे कांगो से जाएंगे हम लोग नीदरलैंड, तो उसके बीच बीच में कौन कौन सी पड़ेगी? आपकी भूमध्य रेखीय पड़ेगी, उसके बाद में उष्ण मरुस्थलीय पड़ेगी, फिर भूमध्य सागरीय, उसके बाद में पश्चिमी यूरोप जलवायु पड़ेगी। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? आपका मासिनराम मेघालय में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा होती है। हैलीफैक्स, शिकागो, वर्खोयांस्क व सियाचिन में से वह स्थान जो विश्व का सबसे ठंडा है, तो आपका वर्खोयांस्क जो है सबसे ठंडा स्थल है। अत्यधिक गर्म कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा आपका अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा होती है मासिनराम में। अत्यधिक सूखा पड़ता है चिली में। एल नीनो बताता है, क्या बताता है? प्रशांत महासागर में बनता है, और ये क्या, वर्षा से संबंधित जानकारी देता है। कहाँ पर बनता है? प्रशांत महासागर में। हेकी स्टोरथम पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ पर? बहुत कम जहाँ पर टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये उगते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जो है वो जलवायु का सही सूचक है। इस कथन से संबंधित क्या है कि कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना है। तो बिल्कुल सही बात है, जलवायु से आप वृक्ष से ही आप वहाँ की जलवायु, अब जलवायु के हिसाब से ही वृक्षों की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब जो है जलवायु के हिसाब से ही चेंज हो जाती है। मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड एवं पंपास में से वह क्षेत्र जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो पंपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलेगी। कांगो, इथोपिया, गैबॉन, जायरे में से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इथोपिया जो है वो आपका भूमध्य रेखीय जलवायु में नहीं पड़ता है। लॉस एंजलिस, रोम, केप टाउन तथा न्यूयॉर्क में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो न्यूयॉर्क में आपके जो है नहीं पाई जाएगी। अब मिट्टियों पे हम लोग आ जाते हैं, तो मिट्टियों से क्वेश्चन देख लेते हैं कि केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली कहाँ पर होती है? ये आपकी चिकनी मिट्टी में होती है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है कि उसमें जो है पोषक तत्व है उनको बना रहा है, अपर्दन कम से कम हो। टेरा रोसा का प्रारूपित विकास जो है उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? टेरा रोसा कहाँ पर सबसे ज़्यादा विकसित होगा? जहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, चूने की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा पाई जाएगी। मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किसकी? क्षारीय मिट्टी में जो है आप जो पौधे बहुत ज़्यादा ही वृद्धि करते हैं। तो देखिए ये जो हेलोफाइट्स होते हैं ये दरअसल होता क्या है, आपकी क्षारीय मिट्टी हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी हो गई, वहाँ पर यही पौधे जो हैं आपकी ज़्यादा वृद्धि करेंगे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है हेलोफाइट्स, क्योंकि इनको क्षारीय मृदा जो है ये उनके अनुकूल होती है। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है कैसे? जंतुओं के द्वारा जो है यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पतियों की मृत्यु के द्वारा होती है मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति। तो नाइट्रोजन चक्र किस तरीके से काम करता है हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं। भूमध्य भू संरक्षण की परिरेखा बंधन काउंटर बैंडिंग विधि का प्रयोग होता है किस लिए? पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में ये होता है भू संरक्षण की परिरेखा बंधन जो आपकी विधि है। पॉटजोल क्या है? कहाँ की मिट्टी है? ये है आपकी समशीतोष्ण की। तो चेरनोजम मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? समशीतोष्ण शीत स्टेपी प्रदेश में। और स्पॉट जोल जो आपकी ये आर्द्र यानी कि जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है आर्द्र शीत समशीतोष्ण में, और लेटराइट आपकी उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है।
चलिए, स्टेटमेंट दिया है कि केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि वो जो है मिट्टी को जो है एक तरीके से जुताई मिट्टी की करते हैं। तो पर जो लेयर होती है उसको कहीं ना कहीं तोड़ते रहते हैं, जुताई का काम केंचुए करते हैं। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तर्क यहाँ पे क्या इन्होंने दिया कि केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो वही तो बात है कि ये लोग एक तरीके की जुताई का काम करते हैं, उसकी परत को जो है नरम बना देते हैं मिट्टी की। तो आपका ए गलत हो जाएगा और आर बिल्कुल सही है। मृत्तिका गाद एवं बालू मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, तो जो मृत्तिका होती है उसमें सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है, और उसके बाद में गाद, और लास्ट में आएगा आपके बालू का नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। क्यों करती है? क्योंकि मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं। बस यही तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। रंध्राकाश बड़े आकार के नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए जो है मृत्तिका मिट्टी सबसे ज़्यादा जल ग्रहण धारण करती है। और बड़े किसके होते हैं? आपके होते हैं बालू के। तो इसलिए वो कम जो है कम समय के लिए जो है रख पाती है। इडेफिक क्लाइमेटिक, बायोटिक एवं टोपोग्राफी में कौन मृदा से संबंधित है? तो मिट्टी से संबंधित कौन सा वर्ड यहाँ पे है? आपका इडेफिक जो है मिट्टी से संबंधित है। चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन चलिए हम लोग प्रजाति और जनजाति को देख ही लेते हैं इसको। तो खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है किस लिए? जब मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर होता है, तो उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्यों करते हैं? जलवायु के कारण। अब मान लीजिए कोई पर्वत पे रह रहा है, ऊपर पहाड़ों पे रह रहा है, जब ठंडी का मौसम होता है तो वो अपने जानवरों को लेकर नीचे आ जाते हैं, जिससे थोड़ा सा उनको गर्म टेम्परेचर मिल जाए। नवीनतम मानव समझा जाता है क्या? क्रो मैग्नन जो मानव है उसको नवीनतम मानव समझा जाता है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना है? तो पहला पक्षी अगर बात करें तो कब पैदा हुआ था, या फिर जिसने जन्म लिया था, तो वो 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पहला पक्षी के प्रादुर्भाव उसका हुआ था। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल, तो अफ्रीका जो है इसका मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। देखिए, हम सब लोग जितने मानव हैं, तो इनकी अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो सभी की उत्पत्ति देखिए अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई है। और अगर आप अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति देखेंगे तो सबसे अनडेवलप्ड जो महाद्वीप है वो आपको अफ्रीका ही है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी विकास का वहाँ पर स्कोप बहुत ही कम है। 1-2 कंट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सब बहुत ही गरीब देश हैं और सबसे पिछड़ा हुआ है, और जबकि उत्पत्ति सबकी वहीं पे है। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो काकेशियाई जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? भारत। अफ्रीका की मूलभूत जाति जो पिग्मी है वो कहाँ पर पाई जाती है? कांगो घाटी में। पिग्मी कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका के जो है विषुवत रेखीय वनों में। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए घरों के मैप दिए हुए हैं, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया जो पिग्मी हैं वो किस तरीके के घरों में रहते हैं। तो पिग्मी जो है आपके इस तरीके के पेड़ों पे रहते हैं। तो पेड़ों से वो किस तरीके से, देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये वो अपने लिए बना लेते हैं रहने का स्थान। जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की जो है समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं? तो की स्टोन। यह बात हम लोग एनवायरनमेंट में भी कर चुके हैं। जनजाति देखिए एस्किमो कहाँ पाई जाती है? कनाडा एवं ग्रीनलैंड में। मसाई केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा में। बद्दू आपकी सऊदी अरेबिया में मिलेगी, और बुशमैन आपकी बोत्सवाना काला आरी जो मरुस्थल है वहाँ पर मिलेगी। खिरगिज मिलेगी मध्य एशिया में। एनू मिलती है आपकी जापान में। ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप देख लेते हैं। तो कयाक क्या होता है? शिकार करने हेतु एक सक्रिय नाव होती है, उसको कयाक बोलते हैं। इग्लू क्या है? बर्फ का बना हुआ मकान। यूमियाक क्या है? परिवहन हेतु एक नाव होती है, उसको यूमियाक कहते हैं। स्लेज क्या होता है? कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को बोलते हैं स्लेज। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो वो कहाँ? सेमांग कहाँ पे जनजाति रहती है? आपकी रहती है मलेशिया में। बर्बर आपकी जनजाति रहती है मोरक्को में। इन्यूट कनाडा में। शिमांग मलेशिया में। वेदा रहते हैं श्रीलंका में। जुलू जनजाति का निवास स्थल आपका है दक्षिण अफ्रीका। मध्य एशिया में कौन रहते हैं? अल्पाइन प्रजाति। स्कैंडिनेवियन में रहती है नॉर्डिक प्रजाति। मसाई आपकी पूर्वी अफ्रीका में। रेड इंडियंस आपके उत्तरी अमेरिका में। माओरी न्यूजीलैंड में मिलेगी। मायाज मिलेगी आपकी ग्वाटेमाला में। वह देश जो अभूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं, तो कुर्दिश लोग कहाँ रहते हैं? आर्मीनिया में। इन्यूट लोग जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके कनाडा, रूस और अलास्का में रहते हैं इन्यूट। जनजातियों एवं उनके
मैचिंग देख लेते हो तो फुलानी कहाँ पे रहती है, पश्चिमी अफ्रीका में। वंतू रहती है पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में। मसाई रहती है पूर्वी अफ्रीका नाइजीरिया में। और ये मसाई आपकी वहाँ मलेशिया में भी रहती है। नुबा कहाँ पे आपका, सूडान में रहती है। चलिए, वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, स्कैंडिनेवियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित है। किससे, मंगोलाइड प्रजाति से। पिग्मी आपके कांगो बेसिन में मिलेंगे। अंगामी नागालैंड में। एनू जापान में। किर्गिज मध्य एशिया में। और बेडोइन जो आपके मिलेंगे अरिप्पा द्वीप में। तो चलिए, आज का जो वीडियो था वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। चलिए।